Hello everyone, welcome to FOC classes. This video is for class 11 employability skills. ये वीडियो सभी स्किल सब्जेक्ट्स के लिए कॉमन है. आपके पास कोई भी स्किल सब्जेक्ट है उसमें दो पार्ट्स होते हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी. सो पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सभी स्किल सब्जेक्ट्स के लिए कॉमन है एंड इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करने वाले हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के फर्स्ट 3 चैप्टर्स के लिए, कम्युनिकेशन स्किल्स, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स एंड आईसीटी स्किल्स. ये तीनों चैप्टर्स इसके ऑलरेडी वीडियोस अवेलेबल हैं, एक्सप्लेनेशन वीडियोस जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वो भी चेक कर सकते हैं. एंड अगर किसी स्टूडेंट को एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स एंड ग्रीन स्किल्स के वीडियोस चाहिए तो वो भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप उन्हें भी चेक कर सकते हैं. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद चैप्टर 1, कम्युनिकेशन स्किल्स. यहाँ पर अगर हम सीबीएसई बोर्ड एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग देखें तो हमें दो टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं. पहले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो 1 मार्क के क्वेश्चंस होंगे, जहां पर आपसे फिल इन द ब्लैंक, एमसीक्यू, वन वर्ड, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ट्रू फॉल्स. ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं जो 1 मार्क के क्वेश्चंस होंगे. एंड दूसरे होंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हम आगे देखेंगे. ओके, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में फर्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज अ टू वे प्रोसेस ऑफ शेयरिंग इंफॉर्मेशन. जब हम इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, एक पर्सन इंफॉर्मेशन सेंड करता है, एक पर्सन इंफॉर्मेशन रिसीव करता है. ये टू वे प्रोसेस है, इसे हम क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन. नेक्स्ट, डैश इज यूज टू सेंड एंड रिसीव मैसेजेस. हम एक मीडियम यूज करते हैं जिसके थ्रू हम मैसेजेस को भेजते हैं. वो क्या होता है, वो होता है चैनल. Then dash are ideas, views और fixed ways of thinking. मीन्स हमारे सोचने का तरीका जो फिक्स्ड है, हम उसी तरह से सोचते हैं किसी भी चीज के बारे में. दैट इज कॉल्ड पर्सपेक्टिव. देन ऐसी कम्युनिकेशन जहां पर इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए वर्ड्स का यूज किया जाता है, हो सकता है कि हम लिखकर वर्ड्स बताएं या फिर बोलकर वर्ड्स बताएं, वो होती है वर्बल कम्युनिकेशन. एंड एक ऐसी कम्युनिकेशन जहां पर बिना वर्ड्स के कम्युनिकेशन होती है, वो होती है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. नेक्स्ट, डैश मीन्स हाउ वी स्पीक. हम कैसे बोलते हैं, इस चीज को हम क्या कहते हैं, पैरा लैंग्वेज. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन. यहाँ पर 4 ऑप्शंस गिवन है, सभी को ध्यान से पढ़ें और फिर आंसर चूज करें. इन्फॉर्म, टेल समवन अबाउट समथिंग. अगर आपको किसी को कुछ बताना है, इंफॉर्मेशन देनी है, किसी को इन्फ्लुएंस करना है, या फिर अपने थॉट्स, आइडियाज एंड फीलिंग्स शेयर करने हैं. हम कम्युनिकेशन इन तीनों ही पर्पस के लिए यूज करते हैं. यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव. जब आपको एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन गिवन होगा तो आपको आंसर में करेक्ट ऑप्शन नंबर और करेक्ट ऑप्शन दोनों चीजें लिखनी है. कभी कभी आप सिर्फ ऑप्शन नंबर मेंशन करते हैं या सिर्फ ऑप्शन मेंशन करते हैं, ऐसा ना करें, आप दोनों चीजों को मेंशन करेंगे. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश कम्युनिकेशन विच इन्वॉल्व सेंडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग मैसेजेस ओनली थ्रू इमेजेस और पिक्चर्स. मीन्स एक ऐसी टाइप की कम्युनिकेशन जहां पर ना ही हम वर्ड्स का यूज कर रहे हैं और बिना वर्ड्स के भी नहीं है. ये कैसी कम्युनिकेशन है जिसमें हम इमेजेस, पिक्चर, सिंबल्स, इनके थ्रू कम्युनिकेशन करते हैं. ये होती है विजुअल कम्युनिकेशन. Next question, hugging a person in a foreign country where such an act is rude and disrespectful, which type of communication barrier is it? हमें यहाँ पर बताना है कि अगर हम कहीं पर ऐसा एक्ट कर रहे हैं जो हमें तो लगता है कि वो ठीक है, पर उस कंट्री में, उस जगह पर वो डिसरिस्पेक्टफुल माना जाता है, रूड माना जाता है, तो ऐसे में ये कौन सी टाइप का बैरियर है? ये है कल्चरल कम्युनिकेशन बैरियर. क्योंकि आपके कल्चर में उस कम्युनिकेशन को ठीक माना जाता है बट दूसरे कल्चर में उसे रूड एंड डिसरिस्पेक्टफुल माना जाता है. यहाँ पर ये कल्चर का डिफरेंस है, इसलिए ये कल्चरल बैरियर है. द करेक्ट ऑप्शन इज डी. नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज द स्टडी ऑफ द साउंड्स दैट वी मेक व्हेन वी स्पीक. इस स्टडी को हम कहते हैं फोनेटिक्स. आप जो भी वर्ड्स बोल रहे हैं वो उसमें कौन कौन सी साउंड्स आती हैं, इन सभी की स्टडी को हम कहते हैं फोनेटिक्स. Next question, we make a sound when we combine two vowels. मीन्स अगर हम दो वाउल साउंड्स को मिला दें तो हमारे पास कौन सी साउंड आती है, उसे हम क्या कहते हैं, दिफ्थांग. द करेक्ट ऑप्शन इज सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंग्लिश अल्फाबेट हैज 5 vowels but dash vowel sounds. मतलब
हम जानते हैं ए ई आई ओ यू ये 5 वाउल्स होते हैं, बट जो वाउल साउंड्स होती हैं वो 5 नहीं होती, वो उससे ज्यादा होती हैं। कितनी होती हैं? 12। यहाँ पर हमें करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा कि जो दोनों सेंटेंस आपको गिवन है वो इक्वली इंपॉर्टेंस के हैं, या फिर दोनों बिल्कुल कॉन्ट्रैरी हैं, अपोजिट हैं एक दूसरे के, या फिर एक रीजन है और एक स्टेटमेंट है। इस तरह से आपको आइडेंटिफाई करना होगा, तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि वहां पर कौन सा कंजंक्शन यूज करना है। आई हैव टू गो टू द डॉक्टर डैश आई विल नॉट बी कमिंग टू स्कूल ऑन मंडे। तो यहाँ पर हमें समझ में आ रहा है कि जो भी पर्सन बात कर रहा है वो स्कूल नहीं आएगा मंडे को, क्योंकि उसे डॉक्टर के पास जाना है। राइट। ये है स्टेटमेंट और ये है उसका रीजन। यहाँ पर हम इसको कौन से वर्ड की हेल्प से कंप्लीट करेंगे? आई हैव टू गो टू द डॉक्टर सो आई विल नॉट बी कमिंग टू स्कूल ऑन मंडे। ठीक है। द करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच डज नॉट मेक कंप्लीट सेंस। मीन्स अगर हमने ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स लिखा है जिसका कंप्लीट सेंस नहीं बन रहा है, हमें उससे कंप्लीट बात समझ में नहीं आ रही है, उसे हम कहते हैं फ्रेज। और अगर हमें ग्रुप ऑफ वर्ड से कंप्लीट बात समझ में आती है तो वो क्या होता है? सेंटेंस। अंडरस्टूड? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज सेंटेंसेस इज कैपिटलाइज्ड करेक्टली। यहाँ पर आपको कैपिटलाइजेशन रूल्स का ध्यान रखना है, जिसके लिए हम एक्रोनिम मिंट्स याद रखेंगे। ठीक है। मंथ्स के जितने भी नेम्स होंगे वो कैपिटल से स्टार्ट होंगे। जो प्रोनाउन आई होता है वो कैपिटल से स्टार्ट होगा। एंड एन फॉर नेम्स मीन्स जितने भी नेम्स होते हैं पर्सन के, प्लेस के, ये सभी कैपिटल लेटर से स्टार्ट होंगे। देन टाइटल्स जैसे मिस्टर, डॉक्टर, ये सभी कैपिटल से स्टार्ट होंगे, और जो स्टार्टिंग लेटर ऑफ सेंटेंस होता है। ठीक है। ये मिंट्स एक्रोनिम आपको याद रखना है। एंड यस, अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है कि मैम ने ये कहाँ से बताया, तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है चैप्टर में, जो चैप्टर की एक्सप्लेनेशन वीडियो में बताया है मैंने। ठीक है। ओके। नाउ लेट अस चेक द ऑप्शंस। तो फर्स्ट ऑप्शन में रनिंग, ये कोई ऐसा वर्ड नहीं है जिसको हमें कैपिटलाइज करने की जरूरत है, ये गलत है। देन बी ऑप्शन में दिव्या एंड मुस्कान, सबसे पहले तो यहाँ पर स्टार्टिंग लेटर को कैपिटल नहीं बनाया गया। दूसरा, दिव्या एंड मुस्कान ये दोनों नेम्स हैं, इन्हें कैपिटलाइज करना था इनका फर्स्ट लेटर, बट यहाँ पर नहीं किया गया है, तो ये भी गलत है। द बकेट इज फुल ऑफ वाटर, यहाँ पर फुल का एफ कैपिटल है, बट इसको भी कैपिटल करने का कोई रीजन नहीं है, ये भी गलत है। इसके बाद ऑप्शन डी, शी लिव्स इन दिल्ली, यहाँ पर डी कैपिटल है और एस भी कैपिटल है। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्योंकि जो स्टार्टिंग लेटर होता है हम उसे भी कैपिटल बनाते हैं, और जो किसी प्लेस का नेम होता है उसे भी कैपिटल से शो करते हैं। यहाँ पर ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है जिसे कैपिटलाइज किया गया है करेक्टली। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई एडवर्ब इन गिवन सेंटेंस। यहाँ पर एडवर्ब आइडेंटिफाई करना है। आई ओपन द रेड बॉक्स केयरफुली। अब एडवर्ब होता क्या है ये चीज आपको पता होनी चाहिए। बेसिकली जो हम एक्शन कर रहे हैं उस चीज को जो डिस्क्राइब करता है वो होता है एडवर्ब। यहाँ पर हम एक्शन क्या कर रहे हैं? ओपनड, ये एक्शन है। ठीक है। ये एक्शन कैसे किया गया है, इस चीज को कौन सा वर्ड डिस्क्राइब कर रहा है? आई ओपन द रेड बॉक्स केयरफुली, तो कैसे ओपन किया गया? केयरफुली ओपन किया गया, तो यहाँ पर केयरफुली इस वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है, ये केयरफुली क्या है? एडवर्ब है। ठीक है। इस सेंटेंस में बाकी पार्ट्स को भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं। सबसे पहले आई क्या है? प्रोनाउन है। ओपन क्या है? वर्ब है। द क्या है? आर्टिकल है। रेड क्या है? एडजेक्टिव है। बॉक्स क्या है? नाउन है। ठीक है। रेड एडजेक्टिव कैसे है, हमें कैसे पता चला? क्योंकि ये बॉक्स को डिस्क्राइब कर रहा है। बॉक्स क्या है? एक नाउन है, तो जो नाउन को डिस्क्राइब करता है वो एडजेक्टिव होता है, और जो वर्ब को डिस्क्राइब करता है वो एडवर्ब होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज सेंटेंसेस इज पंक्चुएटेड करेक्टली। यहाँ पर हमें पंक्चुएशन रूल्स का ध्यान रखना है। सबसे पहला है वेयर आर यू गोइंग फुल स्टॉप। हमें पता है कि अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है वहां पर हम क्वेश्चन मार्क यूज करेंगे एंड में, ये गलत है। देन आई हैव अ पेन, अ नोटबुक एंड अ पेंसिल फुल स्टॉप। यहाँ पर क्योंकि तीन चीजें लिखी हुई हैं, जब तीन चीजें लिखी जाती हैं तो जो पहली दो चीजें होती हैं उनके बीच में कॉमा लगाना है और फिर एंड लगाना है। तो एंड तो लगा हुआ है पर यहाँ पर इन दोनों के बीच में कॉमा नहीं है, तो ये गलत है।
इसके बाद दिस इज अमन्स हाउस, ये एक स्टेटमेंट है, पर स्टेटमेंट के बाद फुल स्टॉप लगता है ना कि क्वेश्चन मार्क, सो ये भी गलत है। देन शी विल बाय क्लोथ्स ग्रोसरीज एंड बुक्स, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है क्योंकि यहाँ पर क्लोथ्स एंड ग्रोसरीज के बीच में कॉमा लगा है एंड लास्ट में फुल स्टॉप लगा है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई वर्ब इन गिवन सेंटेंस, यहाँ पर वर्ब आइडेंटिफाई करना है। सो वर्ब आप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, जो भी वहां पर एक्शन डिनोट कर रहा है वर्ड, वही होता है वर्ब। ही कुक्ड लंच, सो यहाँ पर ही क्या है, प्रोनाउन है। कुक्ड क्या है, ये एक्शन को डिनोट कर रहा है कि क्या एक्शन हुआ है, सो यही वर्ब है। इसके बाद लंच, ये क्या है, ये नाउन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर गिवन सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। ही ओपन द डोर, यहाँ पर ही सब्जेक्ट है और वही एक्शन कर रहा है, सो ये एक्टिव वॉइस में है। हमें इसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए इसे कुछ इस तरह से कन्वर्ट करना होगा कि जो सब्जेक्ट है वो एक्शन को रिसीव करे। यहाँ पर जो गिवन अभी सेंटेंस है उसमें अभी क्या हो रहा है, सब्जेक्ट एक्शन कर रहा है, पर हमें इसे कन्वर्ट करना है एक ऐसे सेंटेंस में जहां पर सब्जेक्ट एक्शन को रिसीव करे। तो इसके लिए हम इसे कन्वर्ट करेंगे, द डोर वॉज ओपन बाय हिम, तो यहाँ पर अब सब्जेक्ट पर एक्शन हो रहा है, तो इसलिए ये पैसिव वॉइस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन गिवन सेंटेंस। सो अगर हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो एक ऐसा सेंटेंस जहां पर डायरेक्टली एक्शन हो रहा है एक ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो वहां पर जिस पर डायरेक्टली एक्शन होगा वो होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो इनडायरेक्टली उस एक्शन से रिलेटेड है वो होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। राम गेव अ गिफ्ट टू नमन, सो यहाँ पर जो डायरेक्ट एक्शन हो रहा है वो किस पर हो रहा है, गिफ्ट पर, सो ये क्या है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और ये इनडायरेक्टली जो एक्शन है ये किससे रिलेटेड है, नमन से, तो इसलिए यहाँ पर नमन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप ऑफ सेंटेंस बताना है। ओह इट्स सो कोल्ड, यहाँ पर इस सेंटेंस में फीलिंग्स एक्सप्रेस की गई हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क भी गिवन है, इसकी हेल्प से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। नेक्स्ट, कन्वर्ट गिवन सेंटेंस इनटू डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव का मतलब होता है एक ऐसा सेंटेंस जो फैक्ट है, स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, डिड यू ईट लंच, तो ये तो क्वेश्चन पूछा गया, पर अगर हम इसे डिक्लेरेशन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, सो हम कहेंगे यू एट लंच। और यहाँ पर एट क्यों यूज किया है, क्योंकि यहाँ पर ये हमसे पास्ट के लिए क्वेश्चन पूछा गया था, तो हमें यहाँ पर वर्ब की पास्ट फॉर्म ही यूज करनी होगी उसे स्टेटमेंट में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस फॉर्म्स अ डैश, अगर हम सेंटेंसेस का एक ग्रुप एक साथ लिखते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, पैराग्राफ। When you want to write about a different idea, make a new paragraph. So एक पैराग्राफ में एक कॉमन आइडिया पर बेस्ड सेंटेंसेस होते हैं, और अगर हमें डिफरेंट आइडिया के बारे में बात करनी है तो हम न्यू पैराग्राफ को स्टार्ट करते हैं। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। एंड यस, जब भी आपको ट्रू फॉल्स के क्वेश्चंस मिलेंगे तो आपको पूरा लिखना है, TRUE। कभी कभी आप सिर्फ टी या एफ लिख देते हैं, ऐसा ना करें, आप पूरा लिखें, ठीक है। Next question, we usually do not greet people by saying good night. Even if it is night, we say good night at the end of conversation. True or false? सो यहाँ पर बताया गया है कि अगर नाइट का टाइम है भी और आप किसी से बात स्टार्ट कर रहे हैं तो आप गुड नाइट कहकर स्टार्ट नहीं करते हैं। गुड नाइट तब कहा जाता है जब कन्वर्सेशन का एंड होता है। सो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? बिल्कुल ये ट्रू है। एंड अगर आपको कन्वर्सेशन स्टार्ट करनी भी है नाइट के टाइम में तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे गुड इवनिंग, ठीक है। गुड नाइट तब कहेंगे जब वो कन्वर्सेशन एंड हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, हेलो सर, हाउ आर यू, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश ग्रीटिंग। सो ये एक फॉर्मल ग्रीटिंग का एग्जाम्पल है जो हम फॉर्मल रिलेशंस में यूज करते हैं। Dash is your name or initials written by hand in a specific way which is difficult for anyone else to copy. इसे हम सिग्नेचर कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में साइन कहते हैं। यहाँ पर पूरा लिखेंगे सिग्नेचर, ठीक है। डैश इज अ ग्रुप ऑफ नंबर्स यूज्ड बाय द पोस्ट ऑफिस टू आइडेंटिफाई अ रीजन। हर एक रीजन का अपना एक स्पेसिफिक कोड होता है जिसे हम कहते हैं पिन कोड, जिसकी हेल्प से हम उसके पोस्ट ऑफिस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं।
सो पिन कोड को पोस्टल कोड भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड यू गो देयर, ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड क्वेश्चन। हमें बताना है ये कौन से टाइप का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। देखिए, ओपन एंडेड क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहां पर आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर देना होता है, और क्लोज एंडेड क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसका आंसर यस या नो में मिल जाता है। सो यहाँ पर व्हाई डिड यू गो देयर, क्या आप इसका आंसर यस या नो में दे पाएंगे? नहीं, आप इसका आंसर डिस्क्रिप्शन में देंगे कि आप वहां पर क्यों गए, आप उस चीज का रीजन स्पेसिफाई करेंगे। तो इसलिए ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है। देन, कैन शी कुक डिनर, अब यहाँ पर इस चीज का आंसर यस या नो में दिया जा सकता है, सो इसलिए ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, योर फादर्स और मदर्स ब्रदर इज योर डैश, आपके मम्मी या पापा के भाई आपके क्या लगेंगे? आपके अंकल लगेंगे। और ये इंग्लिश की बात हो रही है, तो आप यहाँ पर हिंदी के वर्ड्स यूज ना करें। ठीक है, कभी आप यहाँ पर लिख दें चाचा या मामा, वो आपको नहीं लिखना है। ठीक है, आपको इंग्लिश में लिखना है अंकल। देन नेक्स्ट, डैश आर प्लेसेस विच आर वेल नोन और इजी टू लोकेट। जब हम कोई भी एड्रेस स्पेसिफाई करते हैं तो हम उसके साथ लैंडमार्क बताते हैं। लैंडमार्क ऐसी प्लेसेस होती हैं जो ज़्यादा पॉपुलर हैं, उन्हें इजीली हम ढूंढ सकते हैं, इसलिए हम लैंडमार्क्स का यूज करते हैं। नाउ लेट अस प्रोसीड टू सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखना होगा। सीबीएसई पैटर्न के अकॉर्डिंग आपसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 मार्क्स के पूछे जाएंगे, बट हो सकता है कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में आपके जो स्कूल एग्जाम्स हैं उसमें आपको 2 मार्क्स से ज्यादा के क्वेश्चन आपके टीचर प्रोवाइड कर दें। तो ऐसे में आपको पैनिक नहीं करना है, आपको इतना मैं समझा रही हूँ अच्छे से कि आप उसमें 2 मार्क्स से ज्यादा के लिए भी आंसर लिख पाएंगे। ठीक है, तो जितने मार्क्स का क्वेश्चन है उसी के अकॉर्डिंग आंसर लिखना है। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन 2 फैक्टर्स दैट अफेक्ट पर्सपेक्टिव्स इन कम्युनिकेशन। हमने डिस्कस किया था पर्सपेक्टिव्स क्या है, फिक्स्ड वे ऑफ थिंकिंग, मीन्स हम कैसे सोचते हैं। तो जो हमारे पर्सपेक्टिव होते हैं कम्युनिकेशन करते टाइम, फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी पर्सन से बात कर रहे हैं तो आपके मन में पहले से ही एक पर्सपेक्टिव होगा उस कम्युनिकेशन को लेकर, कि अगर मैं इस पर्सन से बात कर रहा हूँ तो ये कम्युनिकेशन ऐसी रहने वाली है। तो इस तरह के पर्सपेक्टिव आपके माइंड में बने होते हैं। तो ये जो पर्सपेक्टिव बने हैं, इन चीजों को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं ये हम यहाँ पर समझने वाले हैं। तो सबसे पहला होता है लैंग्वेज। कभी कभी ऐसा होता है कि आप इनकरेक्ट वर्ड्स यूज कर लेते हैं, या फिर ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं जो आपको ही नहीं पता, बस आप सोच रहे हैं कि मैं ये वर्ड यूज करूंगा तो थोड़ा फैंसी वर्ड होगा, स्टाइलिश लगेगा, बट कभी कभी वो गलत वर्ड भी हो जाता है। तो इसलिए लैंग्वेज भी एक बैरियर बन सकती है जो हमारे पर्सपेक्टिव को इफेक्ट कर सकती है। देन पास्ट एक्सपीरियंस, मीन्स हो सकता है कि आपका किसी और पर्सन के साथ एक्सपीरियंस खराब रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप किसी सोसाइटी में गए और वहां पर आपने किसी पर्सन से बात की, तो उस पर्सन ने आपसे अच्छे से बात नहीं की, तो आपको क्या लगेगा, अगली बार जब आप जाएंगे तो आप किसी और पर्सन से बात कर रहे होंगे, पर फिर भी क्योंकि आपका पास्ट एक्सपीरियंस खराब रहा है तो आप सोचेंगे कि अब भी वो खराब ही रहेगा। तो उसकी वजह से जो अभी की आपकी कम्युनिकेशन है उसका पर्सपेक्टिव भी अफेक्ट हो जाएगा। वॉट आर द 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन? 7 C's वो प्रिंसिपल हैं जो हमें इफेक्टिव कम्युनिकेशन करने में हेल्प करते हैं। हम सामने वाले को अपनी बात अच्छे से समझा पाए, इसके लिए हमें ये 7 C's इंश्योर करने होंगे। सबसे पहला है क्लियर, मीन्स आप जो भी बात कह रहे हैं वो बिल्कुल क्लियर कहनी है। देन कंसाइज, मीन्स आपको जो भी कहना है टू द पॉइंट कहें, एंड उसमें कुछ भी एक्स्ट्रा चीज नहीं होनी चाहिए जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। देन कंक्रीट, मीन्स जो भी आप कह रहे हैं उसके पास आपके लिए सपोर्टिंग चीजें भी होनी चाहिए, जैसे हो सकता है आप फैक्ट्स का यूज करें, फिगर्स का यूज करें। देन करेक्ट, मीन्स जो भी आप कह रहे हैं वो 100% एक्यूरेट होना चाहिए। जो इन्फॉर्मेशन करेक्ट नहीं है आपको वो नहीं बतानी है, गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है। देन कोहेरेंट, मीन्स जो भी आप कह रहे हैं वो रिलेटेड होना चाहिए एक दूसरे से। ऐसा नहीं है कि पहला सेंटेंस तो आपने किसी और चीज के बारे में बोला और दूसरा किसी और चीज के बारे में, कोई रिलेशन ही नहीं है दोनों के बीच में। सभी चीजें रिलेटेड बतानी है, एक प्रॉपर फ्लो में बतानी है। देन कंप्लीट, मींस आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन देनी है। कभी कभी आप कम्युनिकेशन को
करते तो हैं, मतलब आप किसी को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं पर आप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं देते, तो वो भी गलत है, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देनी है। देन कोर्टियस मीन्स आपको पोलाइट रहकर कम्युनिकेशन करनी है। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन? सो हमने डिस्कस किया था वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब है एक ऐसी कम्युनिकेशन जहां पर वर्ड्स का यूज किया जाएगा। तो अगर हम वर्ड्स का यूज बोलते हुए कर रहे हैं तो वो होती है ओरल और स्पोकन कम्युनिकेशन, जैसे फेस टू फेस कन्वर्सेशन। देन दूसरा टाइप है रिटन कम्युनिकेशन, जहां पर हम लिखकर कम्युनिकेशन करते हैं, तो उसमें रिटन या टाइप्ड वर्ड्स का यूज होता है, जैसे एसएमएस, ईमेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। अगर हम वर्बल कम्युनिकेशन कर रहे हैं, मींस वर्ड्स का यूज करते हुए कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो इसके क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं? तो एडवांटेजेस ये हैं कि इजी एंड क्विक होती है ये कम्युनिकेशन, आप इजीली बोलकर या लिखकर अपनी बात बता सकते हैं। एंड जैसे जैसे सामने वाले पर्सन का रिप्लाई चेंज हो रहा है, आप भी उसी तरह से कम्युनिकेशन को चेंज कर सकते हैं। ये इसकी एडवांटेजेस हैं, बेनिफिट्स हैं। देन डिसएडवांटेजेस क्या है? वर्बल कम्युनिकेशन वर्ड्स पर डिपेंडेंट है, तो अगर आपने वर्ड्स का सही यूज नहीं किया तो उस केस में कंफ्यूजन भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द 3 P's ऑफ पब्लिक स्पीकिंग? पब्लिक स्पीकिंग का फियर सभी में होता है, एंड इस फियर को रिमूव करने के लिए आप 3 P's के प्रिंसिपल को फॉलो कर सकते हैं। P फॉर प्रिपेयर, मीन्स अपना टॉपिक प्रॉपरली प्रिपेयर करना है, जो भी आपको कहना है वो पहले से ही प्रिपेयर कर लें, एक बार उसे अच्छे से लिख लें, उसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है, एंड फिर उसको अच्छे से लर्न करें। Then practice yourself in front of your family and friends, means आपको फाइनल परफॉर्मेंस देने से पहले अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। खुद से तो आप लर्न करें ही, और साथ ही आप अपने फैमिली फ्रेंड्स के सामने भी परफॉर्म करें, क्योंकि जब आप खुद से परफॉर्म कर रहे हैं तो आप अकेले में तो अच्छा ही परफॉर्म करेंगे, पर दूसरों के सामने अच्छा परफॉर्म कर पाएं, क्योंकि आपको पब्लिक स्पीकिंग करनी है, ऑडियंस के सामने बोलना है, तो इसलिए फैमिली फ्रेंड्स के सामने भी प्रैक्टिस करें और उनसे उनके ओपिनियंस भी लें कि हमने कहाँ पर गलती की है, हमें कहाँ पर इम्प्रूव करना है। एंड देन फाइनली आपको परफॉर्म करना है, कॉन्फिडेंस के साथ परफॉर्म करें, एंड अपने आप में विश्वास रखें, एंड डेफिनेटली आप अच्छा परफॉर्म करेंगे। What are the 7 actions for assertive communication? Assertive communication के लिए आपको ये 7 steps ध्यान रखने हैं। सबसे पहला है बी कॉन्फिडेंट, आपको सेल्फ कॉन्फिडेंट रहना है कम्युनिकेशन करने के लिए। एंड यू हैव टू स्पीक स्लोली एंड क्लियरली, जो भी आप कह रहे हैं बिल्कुल एक नॉर्मल पेस में और क्लियरली कहना है, सामने वाले को वो बात समझ में आ जानी चाहिए। एंड यू हैव टू ड्रेस करेक्टली, जो भी ओकेजन है, जिस पर्सन से आप बात कर रहे हैं, उस पर्सन के साथ आपका फॉर्मल या इनफॉर्मल रिलेशन है, उसी के अकॉर्डिंग आपको ड्रेसअप होना है। देन बी ऑनेस्ट, आपको जो भी कहना है सच कहना है, सही कहना है, कोई गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करनी है। डोंट बी एग्रेसिव, इवन इफ अगर सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू आपसे मैच नहीं होते हैं, तब भी आपको एग्रेसिव नहीं होना है, आपको पोलाइट रहना है थ्रू आउट द कम्युनिकेशन। स्पीक अप, अगर आपको लगता है कि सामने वाला कुछ गलत कह रहा है तो उसके लिए आपको बोलना है, आपको लगता है कि यहाँ पर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है, तो आपको उसे दबाना नहीं है, आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू पोलाइटली एक्सप्रेस करना है। लर्न टू से नो, अगर आपको लगता है कि सामने वाले ने ऐसा कुछ करने को कहा है जो आपके प्रिंसिपल्स के खिलाफ है, अगेंस्ट है, तो उस केस में आपको ये भी पता होना चाहिए कि नो कैसे कहना है। मतलब ये नहीं है कि आप नो कह दें और सामने वाले को बुरा लग जाए, वो हर्ट हो जाए, तो इस तरह से नो कहना है कि आप मना भी कर दें, आपके प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट भी बात ना जाए और सामने वाले को बुरा भी ना लगे। हाउ टू से नो, कभी कभी हमें कोई ऐसा काम दे देता है या फिर ऐसा काम करने को कह देता है जो हम नहीं करना चाहते हैं। सो उस केस में हम नो कैसे कहें पोलाइटली, ताकि उसको बुरा भी ना लगे और हम नो भी कहते हैं। सो इसके लिए हमें AEIOU मॉडल फॉलो करना है। A stands for ask questions, मीन्स हमें नो करने से पहले उससे क्वेश्चन पूछना है, उसे ये
समझना है कि ये टास्क हमें क्यों दिया गया है। हो सकता है कि वो टास्क इतना इम्पोर्टेंट हो कि आप उसे मना नहीं कर सकते, तो उस केस में आप मना नहीं करेंगे। एंड ये भी हो सकता है कि वो इतना इम्पोर्टेंट ना हो, तो ये चीज़ आपको क्वेश्चन पूछने पर ही पता चलेगी। देन ई फॉर एंगेज बाय यूजिंग पोलाइट स्टेटमेंट्स, मीन्स ऐसा नहीं है डायरेक्टली नो बोल देंगे। किसी ने कहा कि आप प्लीज मेरा ये काम कर देंगे क्या, और आपने बोला नो, तो वो बहुत ही रूड लगता है। तो इसलिए आपको डायरेक्टली नो नहीं कहना है, आपको पहले किसी पोलाइट स्टेटमेंट के साथ स्टार्ट करना है। जैसे आप पहले रीजन बता सकते हैं कि मैं ऑलरेडी इस काम में एंगेज्ड हूँ, इसलिए सो इस तरह से आपको अपना स्टेटमेंट स्टार्ट करना है। आई इंक्लूड अ रीजन फॉर सेइंग नो, आप कभी भी डायरेक्टली नो नहीं करें, आप उसके साथ रीजन जरूर स्पेसिफाई करें, अदरवाइज सामने वाले पर्सन को ये रूड बिहेवियर लग सकता है। देन ओ फॉर ऑफर अदर ऑप्शंस, मीन्स आपको सामने वाले को दूसरे ऑप्शंस प्रोवाइड करने हैं, क्योंकि आपने उनका काम करने से मना कर दिया है, पर वो काम करना था तभी तो उन्होंने कहा। तो अब आप उसके लिए ऑल्टरनेटिव्स उनको सजेस्ट कर सकते हैं, लाइक किसी और पर्सन को असाइन कर सकते हैं, या फिर आप उनको दूसरा टाइम बता सकते हैं कि मैं इस टाइम पर फ्री हूँ, आप इस टाइम पर मेरी हेल्प ले सकते हैं। देन यू थैंक द पर्सन, जब वो पर्सन समझ गया है आपकी बात, उसने कहा ठीक है चलो कोई बात नहीं, आप नहीं कर रहे हो तो कोई बात नहीं, तो आपको उसके थैंक यू भी करना है, क्योंकि वो आपकी सिचुएशन को समझ रहे हैं। सो दिस इज हाउ यू हैव टू पोलाइटली से नो। नाउ लेट अस प्रोसीड टू चैप्टर 2, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस गिवन है, डैश आर प्रिंसिपल्स और स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर्स वंस जजमेंट ऑफ व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन लाइफ। मींस हर एक पर्सन के अपने प्रिंसिपल्स होते हैं, कि वो कैसे बिहेव करेंगे, उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या सही है, क्या गलत है। सो ये सभी चीजें, इन्हें हम क्या कहते हैं, वैल्यूज। देन नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में है, ओपिनियन इज अ व्यू और जजमेंट फॉर्म्ड अबाउट समथिंग नेसेसरीली बेस्ड ऑन फैक्ट। देखिए, ओपिनियन क्या होता है कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, या फिर आप किसी चीज के बारे में क्या सोचते हैं, पर जरूरी नहीं है कि ये फैक्ट पर बेस्ड होगा। कभी कभी हम अपना ओपिनियन बिना फैक्ट के भी बना लेते हैं। जैसे आपके कई चीजों के बारे में, लाइक हो सकता है आपका कोई पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू है, कोई पॉलिटिकल ओपिनियन है, कोई रिलीजियस ओपिनियन है, एंड वो आपने फैक्ट के बेसिस पर नहीं बनाया है, बस आपके मन में है कि हाँ ये चीज ऐसी ही होती है। तो जरूरी नहीं है कि आपका ओपिनियन फैक्ट पर बेस्ड होगा, हो भी सकता है और नहीं भी, तो इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है। डैश रेफर्स टू अ पर्सन्स एक्सपीरियंसेस, ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। इसे हम कहते हैं बैकग्राउंड, किसी भी पर्सन का क्या बैकग्राउंड है, ये उसके एक्सपीरियंस बताते हैं, उसकी कैसी ट्रेनिंग रही है, क्या एजुकेशन रहा है, ये सभी चीजें उसका बैकग्राउंड स्पेसिफाई करती हैं। Dash is a set of behavioral or personal characteristics by which an individual is recognizable as a member of a group. This is called identity. Basically, identity हमारी characteristics का एक set है जिसकी help से हम किसी भी group में recognize किए जाते हैं. Then, dash also known as areas of improvement are what one does not do well and is not good at. मीन्स ऐसे एरियाज जहां पर हम इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, वहां पर हम इम्प्रूव कर सकते हैं, ऐसे एरियाज को क्या कहते हैं, वीकनेसेस। नेक्स्ट, समटाइम्स इंटरेस्ट मे नॉट मैच एबिलिटीज। ट्रू और फॉल्स, ये स्टेटमेंट ट्रू है। कभी कभी जिस चीज में आप इंटरेस्टेड होते हैं, हो सकता है कि आप उसमें इतने एबल ना हो, मतलब उसमें आपकी इतनी कैपेबिलिटी नहीं है। और कभी कभी ये भी हो सकता है कि आप जिस चीज में कैपेबिलिटी रखते हैं, आप उस चीज को बहुत अच्छे से कर सकते हैं, पर आपका उस चीज में इंटरेस्ट नहीं है। जरूरी नहीं है कि हमेशा इंटरेस्ट और एबिलिटी सेम हो भी सकते हैं और नहीं भी। So the statement is true. Next question, dash is a feeling of certainty that something exists and is true, especially one without proof. यहाँ पर पूछा गया है कि एक ऐसी फीलिंग कि हाँ कोई चीज एग्जिस्ट करती है, सही है, और हम उस चीज के लिए प्रूफ भी नहीं मांगते, क्या होता है ये, बिलीफ। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट, dash is the process of making yourself look neat, tidy and clean. This is called grooming. आप अपने आप को अच्छा रखें, क्लीन रखें, एंड अच्छे कपड़े पहने, अपने आप की ग्रूमिंग अच्छे से करें।
डैश इज द हैबिट और प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग आवरसेल्व्स क्लीन। अपने आप को क्लीन रखने की प्रैक्टिस को क्या कहते हैं? पर्सनल हाइजीन। डैश इज अ ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर टुवर्ड्स अचीविंग अ कॉमन गोल। अगर एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए लोग एक साथ काम कर रहे हैं, उसे हम क्या कहते हैं? टीम कहते हैं। Dash is getting to know people, staying in touch with them over time, and using their knowledge or skill in a way that it helps both parties. So जब हम लोगों को जानते हैं, हम उन्हें मिलते हैं एंड अपनी नॉलेज शेयर करते हैं सो दैट हमें और उन्हें दोनों को फायदा हो सके, इसे हम क्या कहते हैं? नेटवर्किंग। Networking skills involve two very important skills, dash and asking thoughtful questions. नेटवर्किंग स्किल्स में दो इंपॉर्टेंट स्किल्स इन्वॉल्व होती हैं। सबसे पहला होता है लिसनिंग सिंसियरली, मीन्स आपको केयरफुली सुनना है एंड अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आपको उसके लिए क्वेश्चंस पूछने हैं। डैश इज सिंपली द फोर्स विद इन यू दैट ड्राइव्स यू टू डू थिंग्स। एक ऐसा फोर्स जिसकी वजह से आप काम करते हैं एंड मतलब वो आपके अंदर ही है, ऐसा नहीं है कि आपको कोई एक्सटर्नल पुश मिला है। नहीं, आप खुद से ही उस काम को करना चाहते हैं। तो ये किस वजह से होता है? सेल्फ मोटिवेशन की वजह से। Dash is all about finding and listing your goals and then planning on how to complete them. This is called goal setting. सबसे पहले आप अपने गोल सेट करते हैं और फिर उसके लिए एक प्लान बनाते हैं कि आपको अपना गोल कैसे अचीव करना है। Now let us proceed to subjective questions. What is the importance of personal hygiene? Personal hygiene important होती है क्योंकि अगर हम अपना ध्यान रखेंगे, क्लीन रहेंगे तो हम हेल्दी रहेंगे, कोई डिजीज नहीं होगी एंड इससे हमारी इमेज भी अच्छी बनती है एंड हमें अशेम्ड फील नहीं करना पड़ता अपनी हाइजीन की वजह से। देन गिव बेनिफिट्स ऑफ टीम वर्क। टीम वर्क के क्या क्या बेनिफिट्स हैं? अगर आप एक टीम में काम कर रहे हैं तो हर एक का अपना रोल होगा एंड उसमें प्रेशर सिर्फ एक इंडिविजुअल पर नहीं होता कि हमें सक्सीड होना है, वो सभी में इक्वली डिवाइड हो जाता है एंड सभी टीम मेंबर्स एक दूसरे के लिए सपोर्ट सिस्टम का काम करते हैं। अगर बाय चांस किसी से मिस्टेक हो भी जाती है तो दूसरा टीम मेंबर उसे हेल्प कर सकता है करेक्ट करने में। एंड जब हमारी टीम को सक्सेस मिलता है तो हम सभी को खुशी होती है एंड सभी को कॉन्फिडेंस आता है एंड जो काम है वो जल्दी हो जाता है। अगर एक पर्सन एक काम को कर रहा है और बहुत सारे पर्सन उसे मिलकर करेंगे तो वो जल्दी हो जाएगा। सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ टीम वर्क। हाउ टू बिहेव इन अ टीम। जब आप एक टीम के मेंबर हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आपका रोल क्या है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। आपको खुद भी हार्ड वर्क करना है और दूसरों को भी एनकरेज करना है, क्योंकि आप एक टीम में हैं तो आपको दूसरों को भी एनकरेज करना है, ये भी आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड यू हैव टू बी रिस्पेक्टफुल। आपको सभी की रिस्पेक्ट करनी है, किसी को टीज नहीं करना है एंड अगर कहीं पर किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आपको उसकी हेल्प करनी है एंड अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो आपको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी है। अपने जो भी प्रॉब्लम है, इश्यूज हैं, वो अपनी टीम के साथ शेयर करने हैं, वो उन्हें सॉल्व करने में हेल्प कर सकते हैं और जब टीम जीतती है तो आपको उसका सक्सेस भी सेलिब्रेट करना है, क्योंकि टीम का सक्सेस ही आपका सक्सेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ नेटवर्किंग स्किल्स। नेटवर्किंग स्किल्स डेवलप करने से हम ऐसे लोगों को जानते हैं, समझते हैं जो हमारे साथ एक्सपर्टीज और स्किल्स को शेयर कर सकते हैं। इससे हमारा स्किल डेवलपमेंट होता है एंड अगर हम किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में होते हैं, हमारे पास कोई प्रॉब्लम है, तो उसमें हम सपोर्ट ले सकते हैं ऐसे लोगों से एंड हमें न्यू अपॉर्चुनिटीज के बारे में भी पता चलता है। जब हमारा एक अच्छा नेटवर्क होता है तो हमें न्यू अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। हाउ टू बिल्ड नेटवर्किंग स्किल्स। नेटवर्किंग स्किल्स बिल्ड करने के लिए कनेक्ट मॉडल ध्यान रखेंगे। सी फॉर कन्वर्स, मीन्स आपको कन्वर्सेशन स्टार्ट करनी है। ओपन अप मीन्स आपको इंटरेस्ट दिखाना है और उस कन्वर्सेशन में आपको उन्हें भी समझना है एंड अपने बारे में भी बताना है। देन नेटवर्क स्मार्टली,
मीन्स आपको ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर करनी है जो दोनों के लिए यूजफुल होनी चाहिए एंड ऐसे लोगों से कनेक्ट करना है जो आपके ही एरिया में है। मीन्स जिस एरिया में आप इंटरेस्टेड हैं या जो आपका प्रोफेशन है, आप उसी एरिया के लोगों से ज़्यादा कनेक्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि वो आपको और अपॉर्चुनिटीज़ दिलाने में हेल्प कर सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम्स में हेल्प कर सकते हैं। एंड यू हैव टू कम्युनिकेट रेगुलरली। ऐसा नहीं है कि जब आपका काम हुआ सिर्फ आप तभी बात कर रहे हैं। अच्छे रिलेशंस बनाए रखने के लिए आपको उनके टच में रहना है। एंड यू हैव टू टेल इन्फॉर्मेशन ऑन इवेंट्स, लाइक आपको किसी बारे में पता चलता है तो आपको भी उन्हें बताना है, और उन्हें पता चलेगा तो वो भी आपको बताएंगे। सो टू वे प्रोसेस है, आपको भी अपनी तरफ से एफर्ट्स लगाने हैं तो सामने वाला भी अपनी तरफ से एफर्ट्स लगाएगा। टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। एक्सटर्नल मोटिवेशन जो एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स या इंसेंटिव्स की वजह से आता है, मींस कोई एक्सटर्नल फैक्टर है जिसकी वजह से हम वो काम कर रहे हैं। जैसे अगर आपको पढ़ने के लिए बार बार और कोई कह रहा है, आपके टीचर, आपके पेरेंट्स, आपके ट्यूटर, सो वो एक्सटर्नल मोटिवेशन की वजह से आप पढ़ रहे हैं। इंटरनल मोटिवेशन जब हम खुद के लिए पढ़ते हैं, मतलब खुद के लिए काम करते हैं एंड हम अपनी खुशी से कर रहे हैं, उसके लिए कोई हमें फोर्स नहीं कर रहा है। जैसे अगर आपको गेम खेलना पसंद है तो वो आप खुद से खेल रहे हैं, उसके लिए कोई आपको कहेगा नहीं कि चलिए गेम खेलते हैं, वो आप खुद ही खेलने लगेंगे। वॉट आर द क्वालिटीज ऑफ सेल्फ मोटिवेटेड पीपल। जो लोग सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं उन्हें पता है कि उन्हें लाइफ में क्या करना है, उनके क्या टारगेट हैं, क्या गोल हैं। वो फोकस्ड रहते हैं एंड हमेशा जो उनका गोल है उसी के लिए काम करते हैं, डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। उन्हें पता है कि उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, वो अपने गोल्स के लिए ही काम करते हैं और किसी भी डिस्ट्रैक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। दे आर डेडिकेटेड टू फुलफिल देयर ड्रीम्स। सो आपको भी सेल्फ मोटिवेटेड रहना है, अपना टारगेट सेट करें एंड अपने टारगेट के लिए काम करें, डिस्ट्रैक्ट ना हो, ना ही किसी और चीज से, और अपने टारगेट के लिए काम करें। हाउ टू बिल्ड सेल्फ मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेशन बिल्ड करने के लिए 4 स्टेप्स ध्यान रखने हैं। सबसे पहला, आपको अपने लाइक्स और डिसलाइक्स पता होने चाहिए। अगर आपको ये पता है कि आपको क्या पसंद है, आपको किस चीज में इंटरेस्ट है, तो आप उस चीज में ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। जैसे आपके बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं पर उसमें से कोई एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट होता है जिसमें आपका ज्यादा इंटरेस्ट है, तो आप उसी चीज में अपना करियर बनाने की सोचें। जैसे अगर आपको मैथ्स बहुत पसंद है तो आप मैथ्स में ही ज्यादा फोकस करें। बाकी सब्जेक्ट्स में भी अच्छा परफॉर्म करना है, बट मैथ्स में आपको अपने करियर के बारे में सोचना है, फिर आपको कौन सा एग्जाम देना चाहिए, आगे कौन सा कोर्स परस्यू करना चाहिए। इस तरह से सबसे पहले आपको अपनी लाइक्स आइडेंटिफाई करनी होगी, तभी आप अपने गोल के बारे में सोच पाएंगे। और जब आप अपने गोल के बारे में सोचेंगे, उसको डिफाइन करना है एक्यूरेटली कि आपको एग्जैक्टली कौन सा एग्जाम देना है, कौन से कॉलेज में जाना है, कौन सी जॉब लेनी है। इस तरह से अपना गोल पूरा डिफाइन करें। और अब आपको अपना गोल पता है, टारगेट पता है, तो अब आप उसके लिए प्रॉपर एक्शन प्लान बनाएं। हमें अपना गोल कैसे अचीव करना है, कब अचीव करना है, उसके लिए हमें क्या क्या स्टेप्स लेने होंगे। एंड ये प्लान बनाने के बाद आपको उस पर एक्शन भी लेना है। आपको प्रॉपरली उसके लिए हार्ड वर्क करना है, क्योंकि बिना हार्ड वर्क के आप उसे अचीव नहीं कर पाएंगे। हाउ टू सेट गोल्स। गोल सेट करने के लिए स्मार्ट मॉडल याद रखना है। एस फॉर स्पेसिफिक, मतलब आपको स्पेसिफिकली टारगेट सेट करना है, क्या टारगेट है। एम फॉर मेजरेबल, मीन्स जो भी टारगेट आपने सेट किया है वो मेजरेबल होना चाहिए, अगर आप उसे मेजर कर पा रहे हैं कि आपने उसे अचीव किया या फिर नहीं। देन ए फॉर अचीवेबल, मीन्स आपको एक ऐसा टारगेट सेट करना है जिसके लिए आपके पास एक्शन प्लान है, तो आपको उसके लिए प्रॉपर एक्शन प्लान भी बनाना होगा ताकि आप उसको अचीव कर पाए। देन आर फॉर रियलिस्टिक, मीन्स आप उसको रियलिटी में अचीव कर सकें, ऐसा गोल रखना है। एंड टी फॉर टाइम बाउंड, मीन्स उसको प्रॉपर टाइम में अचीव करना है, जो भी टाइम बाउंडेशन है उसी के अंदर आपको अपना गोल अचीव करना है। मेंशन द 4 स्टेप्स फॉर इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। अपना टाइम इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए सबसे पहले अपने टास्क को ऑर्गेनाइज करेंगे। मींस आपको एक दिन में क्या क्या काम करने हैं वो सभी नोट डाउन कर लेंगे। फिर आपको प्रायोरिटाइज करना है टास्क को, मतलब आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट टास्क क्या है उसे सबसे पहले कंप्लीट करेंगे, फिर जो कम इंपॉर्टेंट है उसे बाद में कंप्लीट करेंगे। सो इस तरह से आप अपने टास्क को प्रायोरिटाइज करेंगे। देन
कंट्रोल मीन्स आपका अपने टाइम पर कंट्रोल रहना चाहिए, अपने आप पर कंट्रोल रहना चाहिए। आपको पता है कि आपके 4 टास्क हैं, तो जब तक आपके 4 टास्क कंप्लीट नहीं होंगे तब तक आप और किसी चीज़ में नहीं लगेंगे। आपको पता है कि वो 4 टास्क करने हैं तो ना ही आप खेलेंगे, ना ही आप अपना टाइम कहीं और वेस्ट करेंगे। तो इसलिए अपना टाइम इफेक्टिवली कंट्रोल करने के लिए आपको खुद पर भी कंट्रोल रखना होगा। ऐसा नहीं है कि आपके चारों टास्क पेंडिंग है और आप किसी और एक्टिविटी में लग गए और आप अपने चारों टास्क भूल गए, ऐसा नहीं करना है, अपने आप पर कंट्रोल रखना है। देन ट्रैक मीन्स आपको एक ट्रैक रखना है कि आपने अपने टास्क कंप्लीट किए या फिर नहीं, और इन केस अगर आप नहीं भी कर पाए हैं तो अब जो नेक्स्ट आप टाइम शेड्यूल बनाएंगे उसमें आपको वो कंप्लीट करना है। तो आपको इसका प्रॉपर ट्रैक भी रखना है कि जो टास्क हमने लिखे थे वो कंप्लीट हो भी पाए हैं या फिर नहीं। नाउ लेट अस प्रोसीड टू चैप्टर 3 आईसीटी स्किल्स। फर्स्ट क्वेश्चन में वर्ड प्रोसेसर्स के एग्जांपल्स देने हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, लिब्रे ऑफिस राइटर। देन अ डैश सॉफ्टवेयर इज अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दैट हेल्प्स अस टू क्रिएट डॉक्यूमेंट्स। जब हम डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन की हेल्प से, जिसमें हम इजीली फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं, एडिटिंग भी कर सकते हैं, उसे प्रिंट भी कर सकते हैं, दैट सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड वर्ड प्रोसेसर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए। शॉर्टकट की टू क्रिएट अ न्यू वर्ड डॉक्यूमेंट, Ctrl+N. The dash provides icons which are a shortcut to some of the commonly used functions. टूल बार में वो सभी आइकन्स होते हैं जिसकी हेल्प से हमें शॉर्टकट मिल जाता है कॉमनली यूज्ड फंक्शंस के लिए। देन मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज बटन्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? स्क्रीन के टॉप राइट कॉर्नर में। देन द स्टेटस बार इज एट द डैश ऑफ द विंडो। स्टेटस बार बॉटम में प्रेजेंट होता है। Use the dash view options at the bottom right to change the view of the document to a single page, multi-page और book view. So document view की help से हम ये different views में change कर सकते हैं. Then file extension of LibreOffice Writer document .odt होता है. Then you can change the magnification of the page. अगर हमें पेज को zoom in zoom out करना है तो उसके लिए हम zoom bar use करते हैं. डैश मेन्यू कंटेन्स कमांड्स यूज टू चेंज द डिस्प्ले ऑफ अ डॉक्यूमेंट। हमें डॉक्यूमेंट कैसा दिख रहा है, उसमें क्या क्या चीजें विजिबल हैं, ये चीजें हम कैसे कंट्रोल करते हैं? व्यू मेन्यू के थ्रू। देन ऑन द डैश साइड ऑफ द स्टेटस बार यू कैन सी पेज नंबर एंड वर्ड काउंट। हमें वर्ड काउंट और पेज नंबर स्टेटस बार के कौन से साइड में दिखाई देते हैं? लेफ्ट साइड में। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बताना है ऐसा कौन सा मेन्यू है जिसकी हेल्प से हम अलग अलग ऑब्जेक्ट्स इंसर्ट कर सकते हैं डॉक्यूमेंट में, दैट इज इंसर्ट मेन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा मेन्यू जिसकी हेल्प से हम डॉक्यूमेंट की अपीयरेंस को चेंज कर सकते हैं, उसके लुक को चेंज कर सकते हैं, जैसा टेक्स्ट दिख रहा है, दैट इज फॉर्मेट मेन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा मेन्यू जिसके हेल्प से हम स्टाइल चेंज कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट का स्टाइल चेंज करने के लिए स्टाइल्स मेन्यू यूज करते हैं। ऐसा मेन्यू जिसकी हेल्प से हम टेबल इंसर्ट कर सकते हैं या एग्जिस्टिंग टेबल को डिलीट कर सकते हैं, उसमें चेंज कर सकते हैं, दैट इज टेबल मेन्यू। देन नेक्स्ट, ऐसा मेन्यू जिसकी हेल्प से आप अलग अलग कंट्रोल्स इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे टेक्स्ट बॉक्स, लिस्ट बॉक्स, चेक बॉक्स, दिस इज फॉर्म मेन्यू। देन ऐसा मेन्यू जिसकी हेल्प से अलग अलग फंक्शंस अप्लाई कर सकते हैं, जैसे स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक, मेल मर्ज, मैक्रॉस, ये ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं टूल्स मेन्यू में। ये टेबल मेन्यू का क्वेश्चन गलती से रिपीट हो गया है। देन मेन्यू शोज ऑल द ओपन लिब्रे ऑफिस विंडोज, जहां पर हमें सभी ओपन विंडोज दिखती हैं एंड हम उनमें स्विच भी कर सकते हैं, दैट इज विंडोज मेन्यू। देन ऐसा मेन्यू जिसमें बिल्ट इन हेल्प अवेलेबल होती है, दिस इज हेल्प मेन्यू। देर आर मेनी टूल बार्स बट डैश आर डिस्प्लेड बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट टू डिस्प्ले किए जाते हैं, स्टैंडर्ड टूल बार एंड फॉर्मेटिंग टूल बार। स्टैंडर्ड टूल बार में जो पूरे डॉक्यूमेंट पर अप्लाई होते हैं ऑप्शंस, ऐसे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं जैसे सेव, प्रिंट। देन जो फॉर्मेटिंग टूल बार होता है उस पर फॉर्मेटिंग के लिए ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। डैश मेन्यू कंटेन्स कमांड्स दैट अप्लाई टू द एंटायर डॉक्यूमेंट। फाइल मेन्यू में ये कमांड्स होती हैं जैसे न्यू, ओपन, क्लोज, सेव एंड प्रिंट। देन एडिट मेन्यू में ऐसी कमांड्स होती हैं जैसे अंडू, कट, कॉपी, पेस्ट। डैश टेक्स्ट मीन्स चेंजिंग द वे द टेक्स्ट अपीयर्स। अगर हम टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करते हैं तो हम उसके अपीयरेंस को चेंज कर सकते हैं, मतलब टेक्स्ट कैसा दिख रहा है।
देन डैश इज द स्टाइल इन विच टेक्स्ट इज रिटन, जो स्टाइल होता है जिसमें टेक्स्ट लिखा होता है उसे हम फॉन्ट कहते हैं। देन द टेक्स्ट कैन बी अलाइन टू द लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई, 4 तरह का अलाइनमेंट होता है। देन व्हेन वी डैश टेक्स्ट इट इज अवेलेबल एट बोथ ओल्ड एज वेल एज न्यू लोकेशन, अगर हम टेक्स्ट को कॉपी करते हैं तो वो ओल्ड लोकेशन मतलब जहां से कॉपी किया है वहां पर भी रहेगा और जहां पर पेस्ट किया है वहां पर भी रहेगा। सो द आंसर इज कॉपी। Priya wants to change the spelling of a word in the entire document. Which option will she use? अगर यहाँ पर पूरे डॉक्यूमेंट में एक वर्ड की स्पेलिंग को चेंज करना है तो उसके लिए कौन सा ऑप्शन यूज किया जाएगा? रिप्लेस ऑल, क्योंकि इसकी हेल्प से सभी अकरेंसेस को चेंज कर सकते हैं एक ही साथ, तो इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट है। The dashed wavy line shows that the word is not spelled correctly. अगर रेड वेवी लाइन शो होती है तो उसका मतलब है कि वर्ड की स्पेलिंग सही नहीं है, और अगर ब्लू वेवी लाइन शो होती है तो उसका मतलब है कि कोई ग्रामर एरर है। ठीक है। Ravi wrote an article on the benefits of sports, but everywhere he spelled the word sports as sports. मतलब उसने हर जगह जहां पर स्पोर्ट्स लिखना था वहां पर गलती से स्पोर्ट्स लिख दिया है, तो अब उसे इस वर्ड को चेंज करना है एक ही बार में। जहां पर भी ये वर्ड आ रहा है तो उसके लिए उसे कौन सा ऑप्शन यूज करना होगा? करेक्ट ऑल, तो इससे एक ही बार में वो सभी वर्ड्स को करेक्ट कर देगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी। What can you do to make the spell checker see your name as a correct word? मतलब जब हम कोई भी प्रॉपर नाउन टाइप करते हैं वर्ड डॉक्यूमेंट में तो उसमें क्योंकि प्रॉपर नाउन जरूरी नहीं है कि डिक्शनरी में अवेलेबल होगा तो वो इनकरेक्ट वर्ड की तरह शो होता है, तो उसे करेक्ट वर्ड की तरह शो करने के लिए क्या करना होगा ताकि वो किसी भी डॉक्यूमेंट में एक एरर की तरह हाईलाइट ना हो? तो उसके लिए हमें उसे ऐड टू डिक्शनरी ऑप्शन के थ्रू डिक्शनरी में ऐड करना होगा, एंड ये ऑप्शन हमें स्पेल चेक डायलॉग बॉक्स में मिलता है। देन टॉप पार्ट ऑफ अ पेज को क्या कहते हैं? जो पेज का टॉप पार्ट होता है उसे हेडर कहते हैं और जो बॉटम पार्ट होता है उसे फुटर कहते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। बाय डिफॉल्ट द वर्ड प्रोसेसर विल क्रिएट अ ब्लैंक टेबल विद डैश कॉलम्स एंड डैश रोज। बाय डिफॉल्ट 2 कॉलम्स एंड 2 रोज की टेबल क्रिएट होती है। शॉर्टकट की टू रिकॉर्ड इज कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ई। When you start recording the document, any text that is deleted will not disappear but will appear as dash. अगर हम recording start करने के बाद कोई भी चीज delete करते हैं तो वो disappear नहीं होती, instead उसे strike कर दिया जाता है। So the correct answer is strike through. Using dash option, a dialog box will open in which all the changes are displayed in a list. अगर हम manage option पर क्लिक करते हैं तो मैनेज डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जहां पर सभी चेंजेस एक लिस्ट की फॉर्म में डिस्प्ले किए जाएंगे। When you start recording the document, all the changes show up as colored text, true or false. अगर हम रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने के बाद जो भी चेंजेस करेंगे तो वो कलर टेक्स्ट की तरह दिखते हैं, ये स्टेटमेंट ट्रू है। Now proceeding to subjective questions. Mention advantages of using a word processor. अगर हम वर्ड प्रोसेसर के थ्रू डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो हम इजीली उसमें एडिटिंग कर सकते हैं, एक्स्ट्रा टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं एग्जिस्टिंग टेक्स्ट को, एंड उसे इजीली फॉर्मेट भी कर सकते हैं, उसका कलर चेंज कर सकते हैं, स्टाइल साइज चेंज कर सकते हैं। मेंशन 4 वेज टू मेक टेक्स्ट बोल्ड। अगर हमें टेक्स्ट को बोल्ड बनाना है इसके लिए 4 वेज हैं। सबसे पहला है मेन्यू बार। फॉर्मेट मेन्यू में टेक्स्ट ऑप्शन में बोल्ड ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। क्लिक द बोल्ड आइकन इन द फॉर्मेटिंग टूल बार। देन कंटेक्स्ट मेन्यू के लिए जो टेक्स्ट है पहले उसको सेलेक्ट करेंगे, देन राइट क्लिक करेंगे, फिर वहां पर कैरेक्टर ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे जिसकी हेल्प से एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और वहां पर बोल्ड ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, या फिर हम शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं कंट्रोल प्लस बी। गिव द स्टेप्स टू सेव अ न्यू वर्ड डॉक्यूमेंट। एक न्यू वर्ड डॉक्यूमेंट सेव करने के लिए फाइल मेन्यू में जाकर सेव या सेव एज ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, उसमें सबसे पहले लोकेशन सेलेक्ट करेंगे जहां पर आपको फाइल सेव करनी है, देन फाइल नेम टाइप करेंगे, एंड देन जो सेव एज टाइप है वो बाय डिफॉल्ट डॉट ओडीटी होगा, मींस लिब्रे ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट की एक्सटेंशन होगी। अगर आप उसको चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज यू हैव टू सेव इट। गिव द स्टेप्स टू प्रिंट अ वर्ड डॉक्यूमेंट। प्रिंट करने के लिए फाइल मेन्यू में प्रिंट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, प्रिंट डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, यहाँ पर प्रिंटर सेलेक्ट करेंगे, नंबर ऑफ कॉपीज एंटर करेंगे, एंड बाकी ऑप्शंस अगर आपको चेंज करने हैं तो उन्हें भी चेंज कर सकते हैं, एंड देन ओके पर क्लिक करेंगे।
राइट शॉर्टकट की टू मेक टेक्स्ट बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। बोल्ड के लिए कंट्रोल प्लस बी, इटैलिक के लिए कंट्रोल प्लस आई, अंडरलाइन के लिए कंट्रोल प्लस यू। शॉर्टकट की टू कॉपी, कट, पेस्ट। कॉपी के लिए कंट्रोल प्लस सी, कट के लिए कंट्रोल प्लस एक्स, पेस्ट के लिए कंट्रोल प्लस वी। राइट डाउन द मेन स्टेप्स टू फाइंड एंड रिप्लेस टेक्स्ट। सबसे पहले टूल बार में जाएंगे, यहाँ पर फाइंड एंड रिप्लेस आइकन पर क्लिक करेंगे। इसकी हेल्प से डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। फाइंड बॉक्स में वो टेक्स्ट टाइप करना है जो आपको फाइंड करना है, देन फाइंड ऑल पर क्लिक करेंगे। फिर आप अगर उसको रिप्लेस करना चाहते हैं तो न्यू टेक्स्ट टाइप करेंगे रिप्लेस बॉक्स में और फिर रिप्लेस पर क्लिक कर देंगे। और अगर सिमिलर सभी मैचिंग वर्ड्स को रिप्लेस करना चाहते हैं तो रिप्लेस ऑल पर क्लिक करेंगे। List the steps to be performed to move text from one location to another in a document. अगर हमें टेक्स्ट एक लोकेशन से दूसरी जगह पर मूव करना है, मतलब हमें टेक्स्ट को कट एंड पेस्ट करना होगा, तो इसके लिए सबसे पहले टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे। देन कट करने के लिए कंट्रोल प्लस एक्स शॉर्टकट की का यूज करेंगे। पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस वी शॉर्टकट की का यूज करेंगे। शॉर्टकट की टू स्टार्ट द स्पेल चेकर, F7। ऑटोमेटिक स्पेल चेकिंग के लिए शिफ्ट प्लस F7। शॉर्टकट की टू बुलेटेड लिस्ट। अगर बुलेटेड लिस्ट क्रिएट करनी है तो उसके लिए शॉर्टकट की होती है शिफ्ट प्लस F12। नंबर्ड लिस्ट के लिए होती है F12। What is a list and how do we create a list in a word processor? लिस्ट नंबर्ड भी हो सकती है, बुलेटेड भी हो सकती है। इससे हम डिफरेंट आइटम्स को डिनोट करते हैं। एंड अगर हमें वर्ड प्रोसेसर में लिस्ट बनानी है, इसके लिए हम फॉर्मेट मेन्यू में लिस्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे और फिर वहां पर नंबर्ड या बुलेटेड लिस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। What is the advantage of using a header or a footer in a word processor document? So header footer ऐड करने से जो इन्फॉर्मेशन है वो हर एक पेज पर सेम प्लेस पर अवेलेबल रहती है, तो हमें अलग अलग पेज पर सेपरेटली मेंशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। हाउ टू ट्रैक चेंजेस इन अ वर्ड प्रोसेसर डॉक्यूमेंट। इसके लिए एडिट मेन्यू में ट्रैक चेंजेस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने के लिए रिकॉर्ड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे या फिर शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं। जब हम रिकॉर्ड पर क्लिक करते हैं तो जो भी चेंजेस हम करते हैं वो एक डिफरेंट कलर में डिस्प्ले किए जाते हैं। एंड अगर हमने कुछ डिलीट किया है तो वो डिसअपेयर नहीं होता है, इंस्टेड स्ट्राइक थ्रू होता है। एंड फिर जब हमें ट्रैकिंग स्टॉप करनी है, रिकॉर्डिंग स्टॉप करनी है, उसके लिए दोबारा से हम रिकॉर्ड पर क्लिक करते हैं। So students, with this we have completed chapter 3 ICT skills question answers and इस वीडियो के लिए इतना ही। यहाँ पर हमने चैप्टर 1, 2, 3 के क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट किए हैं। बाकी चैप्टर 4 एंड चैप्टर 5 के वन शॉट वीडियो एंड क्वेश्चन आंसर वीडियो सेपरेटली अवेलेबल हैं। अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं तो उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। विल मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।